नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पांडे क्लासेस चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टीजीटी की क्लास कर रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर। हम लोग देख रहे हैं 2005 का प्रीवियस ईयर। 2005 इसके पहले का प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। चंद उस समय जो है 125 क्वेश्चन हुआ करते थे, 425 अंक के। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और पूरा एक बार पढ़ सकते हैं। उस समय भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय चित्र षडांक के सूत्रधार कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय चित्र षडांक के सूत्रकार कौन है? पंडित यशोधर, बाणभट्ट, भास या शुक्राचार्य? तो आपको ये आंसर पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित यशोधर। पंडित यशोधर इस राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है 6 अंक बताए हैं। रूप भेदा प्रमाणि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिकाभंग इति चित्रखंडकम। तो ये याद रहना चाहिए आपको। और भारतीय चित्र खड़ांक के सूत्रधार कौन है? तो पंडित यशोधर। साथ साथ आप जान लीजिए, वात्सायन के कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख में 6 अंक बताए। हमने बताया रूप भेदा प्रमाणि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिकाभंग इति चित्र खंडकम। अगला क्वेश्चन आता है, ओस्टवार्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? तो आप इसको याद कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि आयोग ने इस क्वेश्चन को, इसका आंसर जो है वो गलत मान लिया था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो दिया ही नहीं है। ओस्ट वार्ड के बारे में बोला जा रहा है ना, तो ओस्ट वार्ड ऑप्शन नंबर 4 है, 3 है, 7 और 6 है। लेकिन अगर आपको हम बता दें कि चूंकि ओस्ट वार्ड कौन थे, ओस्ट वार्ड जो थे वो जर्मन विद्वान थे और उन्होंने 8 आदर्श रंगतों का एक चक्र कल्पित किया था। कितने? 8 आदर्श रंगतों का एक चक्र कल्पित किया था, जिसमें शुद्धतम और चमकदार 4 प्रधान वर्ण कौन कौन? नारंगी, बैगनी, नीलमणि और पीताम्बरा माने गए हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर होना चाहिए था 8, लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसकी आप व्याख्या भी पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है, कोई विकल्प सही नहीं है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवार्ड ने 8 आदर्श रंगतों का एक चक्र कल्पित किया था, जिसमें शुद्धतम और चमकदार 4 प्रधान वर्ण नारंगी, बैगनी, नीलमणि और पीताम्बरा माने गए हैं। और इसका स्रोत भी आपको मिल जाएगा। अगला है, उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? उत्कीर्णन कार्य। भाई उत्कीर्णन कार्य कौन करेगा? मूर्तिकार करेगा ना। मूर्तिकार ही उत्कीर्ण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। क्या हो जाएगा? मूर्तिकार इज राइट आंसर। अगला है, चित्र में दृष्टिगत भार। क्या ऑप्शन आ रहा है? चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? दृष्टिगत भार। देखिए, कुछ किताब इसको कुछ और मानता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलन। जो चित्र में दृष्टिगत भार होता है, दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा होता है? तो संतुलन। उस चीज का कैसे हम लोग एडजस्टमेंट यानी संतुलन कैसे करते हैं, आप इसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, ढूंढार शैली के नाम से किस चित्र शैली को जाना जाता है? ढूंढार, आप जान लीजिए, ढूंढार का जो संबंध है ना, राजस्थान से है। ठीक है, कछवाहा हुआ, ढूंढार हुआ, आमेर हुआ, जयपुर, ये जो चित्र हैं, शैलियां हैं, एक ही चित्र परंपरा के विभिन्न नाम हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर का ही नाम है ढूंढार शैली। कौन कौन सा हुआ? मैंने आपको बताया, कछवाहा, कछवाला, ठीक है। इसके अलावा ढूंढार जो यहाँ लिखा हुआ है, आमेर और जयपुर, जयपुर यहाँ पे दिया ही है। तो ये चित्र शैलियां हैं, एक ही हैं, चित्र परंपरा के विभिन्न नाम हैं। जैसे किसी का नाम मान लीजिए गोलू है घर का, और स्कूल का नाम सौरभ है, उस तरह ही इसके ही नाम है। रूढ़ार शैली हुआ, आमेर शैली हुआ, कछवाला शैली हुआ, जयपुर शैली हुई। ये सारी शैली एक ही चीज है, लेकिन नाम अलग अलग है। चित्र परंपरा के विभिन्न नाम है। आप इसका डिस्कशन पूरा पढ़ सकते हैं। राजपूत शासक कछवाहा वंश के थे और इनका प्रदेश ढूंढार राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। इसी से यहाँ पल्लवित चित्रकला ढूंढार चित्र शैली नाम से प्रसिद्ध हुई। कछवाहा राजपूत के समाश्रय में फलने फूलने से इसे कछवाहा चित्रकला भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने पूर्व चित्र परंपरा को प्रायः भारमल की छतरी, भावपुरा, रैन वाले की छतरी, मौजामाबाद के मानसिंह वाले भवन, आमेर महल व बैराट छतरी की भित्तियां तथा उपलब्ध कुछ लघु चित्रों में देखने को मिलती है, वह आमेर चित्र शैली के नाम से जानी जाती है। अतः यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अतः कछवाला, ढूंढार
आमेर, जयपुर चित्र शैली एक ही चित्र परंपरा के विभिन्न नाम हैं। तो इसका आपको साक्ष्य मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेमी की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्टर स्कॉट या मूर क्राफ्ट। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मूर क्राफ्ट हो जाएगा, मूर क्रॉफ्ट। इसको हम ऊपर कर देते हैं, मूर क्रॉफ्ट इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। आप इसे एक बार और पढ़ सकते हैं और इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। ये रही इसकी व्याख्या, आप लोग एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया भी है और इसमें ये चीज़ें लिखा हुआ है कि जो मूल क्राफ्ट है वो अंग्रेज अधिकारी मिलता है संसार चंद्र से और वो उनकी तारीफें बहुत सारी करता है, कहता है कि इनके पास चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है और ये इनके जितने चित्र हैं सबसे ज़्यादा कृष्ण और बलराम की पराक्रम की लीलाएं उसमें उन्होंने बनाया हुआ है और ये चित्रों का उसे बहुत बड़ा चाव है यानी संसार चंद्र को। ये सारी बड़ाइयाँ उसने की है अंग्रेज यात्री मूर क्रॉफ्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्णन का चित्रांकन करते हैं वे हैं, तो उनका नाम है छितेंद्र नाथ मजूमदार। क्या राइट आंसर हो जाएगा? छितेंद्र नाथ मजूमदार इज राइट आंसर। आप इनकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ये छितेंद्र नाथ मजूमदार कहाँ के हैं, बंगाल के हैं और इन्होंने क्या कहा है कि चित्रकला तो मेरे लिए आत्मिक शांति की वस्तु है, मुझे वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया, राधा भाव से मन को शांति मिली, कृष्ण और राधा मेरे जीवन के सत्य रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं छितेंद्र नाथ मजूमदार और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के। ठीक है, बंगाल शैली के चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? कौन सा कलम? स्याह कलम। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो स्याह कलम के चित्रों का जो विकास व प्रचलन शाहजहां के काल में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। स्याह कलम, इस चीज को आप याद रखिएगा। स्याह कलम की बात हो रही है। ठीक है, प्रायः साहिबों को स्याह कलम तकनीकी में बनाया जाने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। और बाद में साहिबों को स्याह कलम की तकनीकी में बनाया जाने लगा। अगला है चित्र में कर्णवत रेखा किस मनोभाव को व्यक्त करती है? कर्णवत, तो इसका कुछ किताब व्याकुलता बताती है, कुछ कहती है उदासी। तो लेकिन ये उदासी ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो उदासी, उसकी उदासी। क्योंकि एक किताब शिल्पी की है और शिल्पी की किताब ही सही है लगभग, कहीं गलत उत्तर इसका नहीं मिलता है, एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के। अगला है शीतल वासन की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें रीता प्रताप ने कृष्णा कहा है, लेकिन कृष्णा उससे बहुत ज़्यादा मैप में अगर आप देखेंगे ना, शीतल वासन की गुफा दक्षिण साइड में है और वहाँ पे आपको केवल केवल कावेरी नदी मिलेगी, न कि कृष्णा नदी। कभी नहीं, कृष्णा नदी ऊपर से निकल रही है, शीतल वासन की गुफा नीचे है। शीतल वासन की गुफा है कहाँ पे? तमिलनाडु में है, तंजौर जिला में। वहीं से हमको जो है अर्धनारीश्वर का उत्कीर्ण मिला है, पांड्य राजवंश के समय ये बनी थी। ठीक है, शीतलवासन की गुफाएं और यहाँ पे कावेरी नदी ही बहती है, तो आप याद रखिएगा। शीतलवासन की गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पदुकोट्टाई के से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूर पर कावेरी नदी के तट पर शीतलवासन में स्थित है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा होता है? प्रजनन और विकास का जो प्रतीकात्मक रंग होता है वो हरा होता है। क्या होता है? हरा, ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन। प्रजनन के लिए भाई ग्रीन कलर में ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट आता है, ग्रीन कलर यानी हरा। ठीक है, हरा को आप प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग जो होता है वो हरा होता है। अगला, किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? तो किशनगढ़ शैली, कई बार पूछा गया है। किशनगढ़ शैली इज राइट आंसर। आपको बता दें किशनगढ़ शैली और मोनालिसा यानी बनी ठनी और मोनालिसा पेंटिंग बराबर है, बराबर के किरदार अदा करते हैं। किशनगढ़ शैली जो है, किशनगढ़ शैली में बनी ठनी बनी हुआ है और मोनालिसा कौन बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को बनाया है। तो ये दोनों चीज इक्वल हैं, ऐसी मान्यता है। कला मनीषी पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत यह स्पष्ट मान्यता है कि आकर्षण विस्फारित नेत्र आगे निकली हुई एक हरी चिबूक वाली किशनगढ़ शैली की
बनी ठनी लियानो दा विंची की कृत मोनालिसा के समकक्ष है, ऐसी मानता है, जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन कहता है जोगीमारा गुफा में ईसा के कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो जोगीमारा की गुफा है कहाँ पे? तो याद रखिएगा जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और ये 300 ईसा पूर्व, कितने? 300 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, 300 ईसा पूर्व। थोड़ा जोगीमारा के बारे में जान लीजिए। जोगीमारा के पास ही सीता बेगरा की गुफा भी है। ये सरगुजा यानी जोगीमारा जो है वो सरगुजा रियासत जिलामिया जनपद में पड़ता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसके पास में ही नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसका समय हमने बता दिया 300 ईसा पूर्व। ये डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर ब्लॉक ने इस बात को बताया, ब्लॉक, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये वंश था उस समय मौर्यकालीन वंश। अगर हम गुफा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताएं तो 10 गुना 6 गुना 6 फुट। धर्म इसमें जो है जैन धर्म प्रचलित हुआ। लगभग जोगीमारा के बारे में सारी जानकारी हो गई है। जोगीमारा और सीता बेगरा की गुफा दोनों आसपास ही है। सीता बेगरा गुफा सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। और ये किस वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो 300 BC यानी ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया, उनका नाम क्या है? राम कुमार है, KS कुलकर्णी, बद्रीनाथ आर्य, MF हुसैन। तो बनारस के घाटों का सबसे बढ़िया चित्रांकन कौन किया है? उनका नाम है राम कुमार। जैसा नाम वैसा काम। राम कुमार ने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है। बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने पेंटिंग, बनारस पर आधारित। उनके चित्रों में एक और जहां बनारस की गलियों के अनेक यथार्थपरक और छायाभासी रूप हम देखते हैं, वहीं बनारस के घाटों और उनके का विस्तार है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पेंटिंग किया, चित्रांकन किया बनारस के घाटों का। जैसा कि आप वास्तव में जाके कभी मौका मिले तो आप जाइए घूमने, आपको अच्छा लगेगा। तुम बंजा गली बनारस की गाना भी है, काफ़ी अच्छा गाना है। तो राम कुमार को याद रखिएगा। अगला है परंपरागत लघुचित्र शैली का विकास। परंपरागत लघुचित्र शैली का विषय नहीं है सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक या अमूर्त। नहीं है, अमूर्त का क्या मतलब? ट्रेडिशनल कोई चीज़ चला आ रहा है, वो सामाजिक हो सकता है, साहित्यिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, लेकिन अमूर्त तो नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर अमूर्त हो जाएगा, जो कि नहीं बोला है ना। परंपरागत लघुचित्र शैली का विषय नहीं है, अमूर्त कोई विषय नहीं हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, साहित्यिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। अगला है षडांग का पहला अंग है प्रमाण, सादृश्य, रूप, भेद, भाव। तो आपको पता ही है रूप भेदा प्रमाण भाव, तो रूप भेद से शुरुआत होता है ना। तो पहला अंग रूप भेद हुआ, दूसरा प्रमाणी भाव यानी प्रमाण हुआ, तीसरा भाव हुआ, लावणी योजनम हुआ, फिर सादृश्य, वर्णिकाभंग, 6 गो हो गए, ठीक है। यशोधर, पंडित यशोधर ने इसको रचना की जयमंगला में, ठीक है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ांग के का पहला अंक क्या है? रूप भेद, रूप भेद। औरंगजेब का बुढ़ापा, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो औरंगजेब का जो बुढ़ापा सबसे प्रसिद्ध कृति है अवनी बाबू का है। उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी कृति किया है। औरंगजेब कैसे बूढ़ा हुआ, दिखने में कैसा था, सारी कृति में उन्होंने छाप दिया है। तो अवनींद्र नाथ टैगोर या ठाकुर। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अवनी बाबू की या अवनींद्र नाथ ठाकुर की। अगला है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? सबको पता है बाबर स्वयं है, उसने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक ए बाबरी, बाबर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी भी होगी जो बाबर है, जिन्होंने तुजुक ए बाबरी की रचना की है और बाबरनामा की, ये तुर्की भाषा में उन्होंने की है। और बाबर जो था वो स्वयं एक अच्छा कवि और कलाकार था, ठीक है। आगे बढ़िए। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? खिलौने की तरह, क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। तो ये अगर आप अभ्रंश शैली देखेंगे तो सेम टू सेम वही, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रंश शैली। क्या हो जाएगा? अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली जो है उसमें खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अंकन किया गया है। अभ्रंश शैली में प्रकृति का आलेख अलंकारित रूप में हुआ है। पशु पक्षी ऐसे लगते हैं मानो कपड़े के बने खिलौने हों, अतः प्रकृति की स्वाभाविकता नष्ट हो गई है। तो इसका जो है साक्ष्य आपको रीता प्रताप में मिल जाएगा। अगर आप अभ्रंश शैली पढ़ेंगे वहां पे भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रंश शैली। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण
अपभ्रंश शैली में मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? अच्छा क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना हुई तो आप याद रखिएगा अकबर महान था। क्योंकि तुलसीदास अलग क्षेत्र में है ना, लेकिन उनके समकालीन ही है। अकबर इज राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई तो अकबर हो जाएगा, अकबर। और रामचरितमानस की रचना किसने किया है? तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास ऐसा अकबर के दरबार में रहते थे, ये गलत बात है। समकालीन थे, उनका क्षेत्र कहीं और था, ये कहीं और थे। स्थिर वस्तु, अगला क्वेश्चन है, स्थिर मुख आकृति होती है वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति जैसी या ओम की आकृति जैसी? तो स्थिर मुख आकृति जो है अंडाकार होती है। कैसे होती है? अंडाकार। स्थिर मुख आकृति अंडाकार होती है। तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलामी किया गया था? तो बद्री विशाल पित्री, बान हस्म, क्रिस्टी, जी.एस. श्रीवास्तव। तृष्णा चित्र जो है नीलामी किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिस्टी इज राइट आंसर, क्रिस्टी हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? क्रिस्टी। जो तृष्णा चित्र है वो क्रिस्टी के द्वारा नीलामी किया गया था। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता था? विकास भट्टाचार्य, पिकासो, गुलाम मोहम्मद शेख, एफ.एन. हुसैन। तो चित्र में जो है वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग पाब्लो पिकासो किया करते थे। कौन करते थे? पाब्लो पिकासो। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग पाब्लो पिकासो किया करते थे। चित्र में वर्णमाला समझ रहे हैं आप? क ख ग घ ङ जो होता है उसका उपयोग करके चित्रकारी करते थे पाब्लो पिकासो। आगे बढ़िए। अलाई मीनार कहाँ स्थित है? तो अगर आप कुतुब मीनार गए होंगे तो उसके पहले ही आपको अलाई मीनार पड़े मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। और नई दिल्ली में ही कुतुब मीनार है, इल्तुतमिश ने उसको बनाया था। देखिए समझ आते हैं, कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इल्तुतमिश भी शामिल था उसमें, उसको कंप्लीट करवाने में। ठीक है। और वहीं पे आपको एक पिलर भी मिलेगा लोहे का, लौह स्तंभ जिसे बोलते हैं। आगे बढ़िए। अगला है, अगला क्वेश्चन है कलाना प्रवारः चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक में लिखा हुआ है, उद्धृत है? तो ये चित्रसूत्रम में है। चित्रसूत्रम का किताब पढ़िए, उसमें सारा श्लोक लिखा गया है। आप इस श्लोक को पूरा पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रंग, शीर्षक, रेखा, धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा, क्योंकि जो है भारतीय चित्रों में जो है रेखाओं का बड़ा महत्व दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा। क्वेश्चन कहता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गगनेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं व्याख्या। ये लाइन याद रखिएगा, 1907 ईस्वी में ईवी हैवेल, कौन कौन है? ईवी हैवेल और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट की स्थापना की। दो लोग मिलकर, ईवी हैवेल मिल रहे हैं और गगनेंद्र नाथ टैगोर मिल रहे हैं 1907 में, जिसका उद्देश्य था परंपरागत भारतीय चित्रकला को प्रोत्साहित करना तथा नवोदित प्रगतिशील चित्रकारों को सहायता देना था। अगला है जैन धर्म के अनेक तीर्थकार किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो जैन धर्म के अनेक जो तीर्थकर हैं वो किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा कालाकाचार्य कथा। क्या हो जाएगा? कालाकाचार्य कथा। पढ़ सकते हैं आप इसे क्लियर कर सकते हैं। कह रहा है कि ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालाकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ। देखिए ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभनाथ होते हैं ना, और अंतिम में महावीर स्वामी, महावीरचार्य या महावीर स्वामी कह सकते हैं। तो यही कह रहा है कि चूंकि ये लोग पुराने टाइम के हैं, जैन धर्म के अनेक तीर्थकर जो हैं किस सचित्र पोथी पर चित्रित हैं? तो कालकाचार्य कथा। अब ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20, चूंकि 24 थे टोटल, तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला में सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। ठीक है, पहले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अंतिम यानी 24वें नंबर के थे स्वामी महावीर स्वामी। अगला कहता है कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ है? कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली भी कह सकते हैं आप इसे, तो नहीं हुआ है ना। अच्छा क्वेश्चन दिया है, आप इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि कांगड़ा शैली का विकास किसके शासन काल में नहीं हुआ? तो नहीं हुआ तो
उस समय अगर हम आपको बता दें, न तो भूपत पाल सिंह थे, न राम कृपाल सिंह थे, न सावंत सिंह थे। केवल कौन था? संसार चंद्र। और कांगड़ा शैली का संबंध संसार चंद्र से है। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? अगर ये क्वेश्चन होता तो संसार चंद्र आप लगा देते हैं। और यहाँ पे भूपत या भूपत पाल सिंह ये नहीं है, राम कृपाल सिंह नहीं है, सातवत सिंह नहीं है। आप इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। कांगड़ा शैली का विकास राजा संसार चंद्र के शासनकाल में हुआ था, परंतु इसके विकास में भूपत पाल सिंह, राम कृपाल सिंह व सावंत सिंह ने कोई योगदान नहीं किया। ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है कि अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो आंख मूंद के आप लगा सकते हैं, हिंदू चित्रकारों की सबसे ज्यादा संख्या थी। इसकी आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो नहीं है तो आप गाय की नहीं है किसकी किसकी? आप एक ट्रिक से याद रखिए, भेल, BHEL। बी से हो जाएगा बुल मतलब सांड, एच से हॉर्स मतलब घोड़ा, ई से एलिफेंट मतलब हाथी, और एल्फ से लायन मतलब शेर। इतना सारनाथ के स्तंभ पर इतने जानवरों का चिन्ह है, आकृति बनी हुई है। अब उसमें गाय आता है? काउ कहीं नहीं लिखा हुआ है। बुल रहेगा, हॉर्स रहेगा, एलिफेंट रहेगा, लायन रहेगा। भेल याद रखिएगा, ट्रिक है भेल। अगला बात करते हैं हम लोग, जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो हमने बताया अभी छत्तीसगढ़ में है। सारा डिटेल बता दिया था हमने जोगीमारा के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। और साथ साथ हमने बताया था आपको कि जोगीमारा जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और ये 300 ईसा पूर्व में बनी थी, यानी इसका साक्ष्य है। और डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार सरगुजा जिला पड़ता है। इसमें जो है मौर्य काल वंश संबंधित है। जोगीमारा में ही के पास ही सीता बेगरा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम और श्री राम लक्ष्मण सीता आके यहाँ पे रुके थे। पढ़ सकते हैं इसका डिटेल आप। जोगीमारा की गुफा की भूतपूर्व रियासत सरगुजा जिले, जिसे 10वीं शताब्दी में डंडोर तथा रामायण काल में छत्तीसगढ़ कहा जाता था। ठीक है। के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। सोन की या स्पेन की अल्टीमारा के समकक्ष कहाँ से शिलाचित्र हैं? स्पेन की अल्टीमारा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचमढ़ी है कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो आप याद रखिएगा, स्पेन की अल्टीमारा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र मिले हैं हमको? तो पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी में ही आप देखेंगे एक चित्र बना हुआ है शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव का। वहां पे घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक, सबसे अधिक धनुर्धारी का चित्रण पंचमढ़ी में है। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स पुस्तक को लिखा है D.H. गार्डन ने। प्रागैतिहासिक चित्र पुतरी यहाँ से मिला है। सितार वादक था गंधर्व मुख देवता के चित्र पंचमढ़ी के लखरिया खो से मिला है। तो ये सारी चीजें हैं। अगला है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? आप बता दीजिए। तो ये जयपुर में है। कहाँ पे है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में स्थित है। इसका एड्रेस हो जाएगा जयपुर। आगे, प्रणय दूत चित्र चित्रित है, तो अवनी बाबू ने किया था, अवनेंद्र नाथ टैगोर ने इसको चित्रित किया था। प्रणय दूत चित्र अवनेंद्र नाथ ठाकुर ने के द्वारा चित्रित किया गया है। कंदरिया महादेव का मंदिर छतरपुर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। छतरपुर खजुराहो, कंदरिया मतलब कंदरिया महादेव भगवान शंकर का मंदिर हुआ, और ये आपका छतरपुर खजुराहो के अंतर्गत आता है। ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जग निवास महल कहाँ स्थित है? अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़ में? तो याद रखिएगा, जग निवास महल जो है उदयपुर में पड़ता है। जग निवास महल राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर के पिछौला झील के बीचों बीच स्थित एक महल था। इस महल को महाराणा जगत सिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। याद रखिएगा, महाराणा जगत सिंह ने। जग निवास महल उदयपुर में है, इसको याद रखिएगा। 2005 में पूछा गया, टीजीटी में क्वेश्चन है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य इस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। कब से? 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य कौन सी शैली का उद्भव हुआ और विकास हुआ? राजपूत शैली, जैन शैली, मुगल शैली, पाल शैली। तो पाल शैली जो बंगाल की है उसको याद रखिएगा, उसका 7वीं और से 12वीं शताब्दी के मध्य उसका उद्भव हुआ और विकास हुआ। 9वीं सदी से पूर्व भारत में पाल शैली का उदय हुआ। इस शैली में बौद्ध ग्रंथ के अनेक दृष्टांत चित्र पाए गए। जैन शैली के सचित्र ग्रंथों का निर्माण मुख्य रूप से 10वीं से 13वीं शताब्दी तक हुआ। ठीक है।
और इसका साक्ष्य भी आपको मिल जाएगा। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो राजा रवि वर्मा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शकुंतला वियोग जो है, उन्होंने, देखिए राजा रवि वर्मा ने शकुंतला वियोग जो कृति बनाई है, अगर आपने मूवी देखी है रंग रसिया, तो उसमें आप देखेंगे कि वो उस महिला से प्रेम करते हैं, लेकिन वो उनका केवल वास्तविक प्रेम नहीं होता है, वास्तविक प्रेम नहीं होता है, वो कल्पना करते हैं, जिसकी उन्होंने मूर्ति वगैरह, स्टैचू वगैरह बनाया था, सरस्वती की प्रतिमा बनाई और बहुत सारे एक्ट उन्होंने किया, लेकिन वो वास्तविक उनकी कल्पना थी। ठीक है, तो शकुंतला भी उन्हीं को बनाया था। तो शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो राजा रवि वर्मा की कृति है, इसको याद रखिएगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है रंग रसिया मूवी, तो जरूर देख लीजिए। राजा रवि वर्मा की बायोग्राफी है। और आप लोगों को पता है राजा रवि वर्मा का जन्म केरल में हुआ था। केरल में किलीमन्नूर पड़ता है, उस जगह पे हुआ था। 29 अप्रैल 1848 में उनका जन्म हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो में। ठीक है, सोर मंदिर भी महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी जो है विश्वास करते थे नंदलाल बोस पे, और इनसे जुड़ी सारी कृति, चित्रकारी सब लगभग नंदलाल बोस ने ही की है। और नंदलाल बोस ने ही संविधान में जो आप मूल कर्तव्य, मूल अधिकार पढ़ते हैं, तो उसका जो है वहाँ फिगर वगैरह इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, जो हम लोग भारत के लोग प्रस्तावना वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें चित्र वगैरह, फिगर वगैरह नंदलाल बोस ने ही बनाया है, लेकिन उसको अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने। नंदलाल बोस की प्रसिद्ध चित्र है सती। देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा उनका चित्र है, कौन कौन सा चित्र उन्होंने बनाया है। सती, शिव का विस्पान, शिव की सती, शिव और सती, बुद्ध और महेश, जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास, श्री चैतन्य, दुर्गा, अर्जुन, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, इसके अलावा स्वर्ण कुंभ, वीणा, दाइनी, उमा की तपस्या और गांधी जी की दांडी यात्रा। ये सारी रचनाएं जो है किसकी है? याद रखिएगा, नंदलाल बोस की। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? नंदलाल बोस की है, याद रखिएगा। अजंता की भित्ति चित्र से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? अजंता से पहले, भाई अजंता से पहले जो है जोगी मारा, जो छत्तीसगढ़ में है, वहां पे एक एक और गुफा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हमने बताया भी था। जैसा कि आप जानते हैं, जोगी मारा में ही सीता बेगरा गुफा है, सीता बेगरा गुफा है। और सीता बेगरा गुफा और जोगी मारा आसपास की गुफा है, लेकिन सीता बेगरा ज्यादा प्राचीन गुफा है। ऐसा मानता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ पे आए थे। तो ये आपका पड़ता है, जोगी मारा की गुफा छत्तीसगढ़ में पड़ती है, और 300 ईसा पूर्व की ये बात है, उस समय ये बना था, नर्मदा नदी के तट पर है। सरगुजा की बात, सॉरी, ये जोगी मारा की बात हो रही है, जो छत्तीसगढ़ में है। और इसके अलावा एक और है सीता बेगरा, इसको भी याद रखिएगा, सीता बेगरा। ये गुफा दोनों सरगुजा जिला में पड़ता है, सरगुजा रियासत छत्तीसगढ़ में आता है, और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और ये वंश जो था उस समय मौर्यकालीन वंश था, और गुफा की जो माप है 10 × 6 फुट है, और धर्म जैन धर्म से संबंधित है। और डॉक्टर ब्लॉक ने इसे 300 ईसा पूर्व बताया है, उनके अनुसार है। तो कहने का मतलब ये है कि अजंता भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा की भित्ति चित्रण मिले हैं? तो ये है जोगीमारा। और थोड़ा सा अजंता के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें जो है पहली गुफा में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की स्टैचू है, चित्र बना हुआ है। गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का फिगर है। 17 में भिक्षुक बुद्ध का प्रतिमा, मतलब चित्र बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें बाघ गुफा, बाघ गुफा के बारे में जान लीजिए। बाघ गुफा कहाँ पे है? बाघ गुफा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बाघ गुफा है कहाँ पे? नाम बाघ है, लेकिन यहाँ मानता था कि यहाँ बाघ वगैरह रहते थे। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाघ कहाँ पड़ता है? एमपी में आता है ये। और इसमें कुल 9 गुफा है। कितनी गुफा है? कुल 9 गुफा है बाघ गुफा के अंतर्गत। आपको बता दें कि बाघ गुफा मध्य प्रदेश में जिला है धार। कौन सा जिला है? धार जिला में पाई जाएंगी। और कुल इसमें टोटल हमने बता दिया 9 गुफा है। पहली गुफा को गिरी गुफा बोलते हैं, दूसरी गुफा गुसाइया पंच पांडु, तीसरी को हाथी खाना, चौथी को रंगमहल, पांचवी को पाठशाला। 6, 7, 8, 9 जो है गुफा, यानी चारों गुफा का मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, उसका कोई नामकरण नहीं पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? चंबा, क्या है क्वेश्चन? चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? रुमालों का कार्य, पटचित्र, लघु चित्र, कागज पर बने चित्र। तो आप ध्यान दीजिएगा और इसे याद कर डालिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जो चंबा है वो रुमालों का कार्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रुमालों के लिए। रुमालों का कार्य यहाँ पे होता है। चंबा कलम जो है रुमालों का कार्य के लिए प्रसिद्ध है। आप इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। चंबा कलम कलम याद है। चंबा कलम के चित्र देश विदेश के संग्रहालयों व प्रशंकों के बीच बिखरे पड़े हैं। सितंबर 1908 में चंबा के राजा, देखिए इनका नाम याद रखिएगा, चंबा के राजा कौन थे? भूरी सिंह, 1904 से 1919। तो भूरी सिंह ने अपनी संपूर्ण कला निधि संग्रहालय की स्थापना हेतु समर्पण कर दी। चंबा रुमालों का भी एक अच्छा संग्रह यहाँ किया गया है।
तो अगर आपसे पूछे चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है तो आप राइट आंसर लगाइएगा रुमालों का कार्य। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है डीपी चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी। ये केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1905 में, नहीं 1935 में ना, आप एक बार देख सकते हैं, 1935 में हुई थी। तो देवी प्रसाद राय चौधरी श्रेष्ठता तथा कला क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको ये सम्मान भी मिला है। कौन सा सम्मान मिला है? प्रथम भारतीय ये हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है, MBI। MBI ब्रिटिश सरकार द्वारा MBI से सम्मानित किया गया है। 1935 में ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष नामजद हुए ये, ठीक है। और हमने बताया केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष डीवी चौधरी यानी देवी राय चौधरी हुए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? रस मंजरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रस मंजरी का जो अंकन हुआ है वो किस शैली में हुआ है? तो बसौली शैली से राइट आंसर हो जाएगा। बसौली शैली में पहाड़ी चित्रकला की रस मंजरी का अंकन हुआ है। अब इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रस मंजरी 1894 से 95 तैयार हुई, जो बसोहली शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। भारत कला भवन, देखिए दो चीज याद रखिएगा। अगर आपसे बोला जाए भारत कला भवन कहाँ पे है तो वाराणसी बताइएगा। क्या बताएंगे? वाराणसी। लेकिन अगर आपसे केवल पूछ लिया जाए कि आप बताइए भारत भवन संग्रहालय कहाँ पे है तो आप भोपाल बताइएगा। भारत कला भवन वाराणसी, भारत भवन संग्रहालय तब भोपाल, इस चीज को याद रखिएगा। तो भारत कला भवन वाराणसी के संग्रहित लेख पत्र से ज्ञात होता है कि इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने कृपाल पाल के लिए किया था। आचार्य महोदय ने रसमंजरी चित्रों की 3 प्रतियां बनाई है या बताई हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा नंदलाल बोस बिहार के थे। बिहार में इनका मुंगेर जिला पड़ता है ना, खड़गपुर जिला में, खड़गपुर में पड़ता है मुंगेर। और इनका जो जन्म हुआ था वो 3 दिसंबर 1883 को हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म मुंगेर जिला में, भागलपुर के बगल में ही मुंगेर जिला सटा हुआ मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के लिए समीप है? देवगढ़ के बारे में पूछ रहा है। तो देवगढ़ आपका झांसी यानी ललितपुर में पड़ता है, ललितपुर। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर जो उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो झांसी के निकट देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। प्रसिद्ध देवगढ़ का प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? ललितपुर, झांसी जिला के निकट है ये। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित हुई? दक्कनी, तो जो दक्कनी जो शैली है वो साउथ इंडिया यानी बीजापुर। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित हुई? बीजापुर इज राइट आंसर। बीजापुर भी बोलते हैं इसी को। आपका दक्कनी शैली वस्तुतः बीजापुर में उद्भव इसका हुआ, जिसमें दक्षिण की प्राकृत एवं ईरानी शैली का सम्मिश्रण है। दक्कनी शैली मूलतः आपका बीजापुर से, आप इसको बीजापुर इसका राइट आंसर लगाएंगे। और इसमें जो है प्राकृत एवं ईरानी शैली का सम्मिश्रण है, इसको भी याद रखिएगा। प्राकृत एवं ईरानी शैली का सम्मिश्रण। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? पल्लव, तो आप याद रखिएगा पल्लव कला के अंतर्गत महाबलीपुरम केंद्रों का विकास हुआ। आपको बता दें शोर मंदिर जो है, शोर मंदिर ये भी आपका महाबलीपुरम में ही है। शोर मंदिर महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु, कहाँ पे पड़ता है ये? तमिलनाडु में आता है, साउथ इंडिया का राज्य है, ठीक है, तमिलनाडु। याद रखिएगा पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? तो महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर स्थित एक सुंदर समुद्र तट है। उसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत अधिक है। पल्लव वंश के शासक द्वारा बनाए गए मंदिर का अपना आकर्षण है। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो आप ईरान के राजाओं को जो है मुगल पोथियों की अगर हम बात करें तो आप शाहनामा में इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। शाहनामा जो 1605 से 1615 तक ईरान के राजाओं का इतिहास है ना, और उसमें शाहनामा ईरान के राजाओं को जो है शाहनामा सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है। अगला है किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? हरिदास, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। हरिदास से भेंट करने वाले कौन थे? उनका नाम क्या था बता सकते हैं? तो अकबर का नाम अगर आपने सुना होगा तो अकबर इज राइट आंसर। अकबर मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी, उनकी कुटिया में जाकर उन्होंने भेंट की थी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे गायक थे, है ना, और गाते थे तो बोला जाता था कि बारिश होने लगती थी, है ना, कुटिया में। वो किसी के गुलाम नहीं हुए। अकबर ने इनको बुलाया, हरिदास को आइए हमारे महल में बैठ के गाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको प्यासा जो है कुएं के पास आएगा, कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आएगा, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। अगला है क्वेश्चन, जल रंग चित्रण
में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो अगर आप जल रंग का प्रयोग करते हैं तो आप जानिए जो मध्यम कागज होता है, मीडियम टाइप का मध्यम कागज होता है, जल रंग चित्रण पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो मध्यम कागज में। मध्यम इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? यूनेव, यूनिसेफ, यूनिडो, यूनेस्को। तो आप जानते होंगे यूनेस्को जो होता है सबको शामिल कर लेता है, जिससे जितनी प्राकृतिक जितनी बनी हुई है पहले की गुफाएं हैं या जो पुराने टाइम में बनी हुई हैं, संरक्षण के लिए यूनेस्को में शामिल किया जाता है और यूनेस्को उसको अलग से फैसिलिटीज प्रदान कराता है। ठीक है, तो इसीलिए यूनेस्को की सूची में जो शामिल हो जाता है उस पर विशेष ध्यान सरकार का भी पड़ता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कथा में उपलब्ध है? आगे से बताइए आप लोग, ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कथा में उपलब्ध है? ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कथा में उपलब्ध है? सांची, अल्पना, मांडना, अघोरी। तो ज्यामिति रूपाकारों का जो प्रयोग है वो आपको अघोरी में मिलेगा, अघोरी लोक कला में उपलब्ध है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग अघोरी लोक कला में उपलब्ध है। अगला राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र डोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको राजस्थान पता ही होगा, है ना। तो राजस्थान में जो डोला मारू राजा और रानी की कहानी है वो पशु आपका ऊंट हो जाएगा। राजस्थान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, तो आपको याद होगा। ठीक है, इस राइट आंसर ऊंट हो जाएगा। अगला हम आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत में कला संदर्भ से प्रभावित होकर भारत में ही बस गए। उनका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम है निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक जो थे, पहले आप, ये सोवियत संघ के थे, है ना। वो भारत में आए और इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुए निकोलस रोरिक कि वो रोने लगे कि हमको भारत में ही रहना है, हम बाहर नहीं जाएंगे, हमको भारत में ही रह दिया जाता है। आप इनकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। निकोलस रोरिक भारतीय कला की दुनिया में एक सम्मानित नाम है। इस सोवियत कलाकार को चिंतक, लेखक और सांस्कृतिक दूत का भी दर्जा प्राप्त है। विभिन्न विषयों पर रोरिक ने 7,000 से अधिक चित्र बनाए, कई स्थानों पर उत्खनन कार्य किया। रोरिक ने अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष भारत में बिताए और हिमालय को अपने चित्रों का विषय बनाया। बहुत अच्छा अच्छा फिगर इन्होंने हिमालय का बनाया हुआ है। जो भी भारत आएगा तो भारत में ऐसी कला ही है, प्रकृत रूप से ऐसा ही है कि आके निश्चित तौर पर बस जाएगा। प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पाउंड के चित्रकार हैं, ग्रीन लोटस पाउंड। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो चित्रकार हैं एस रामचंद्रन है। क्या नाम है? एस रामचंद्रन। ठीक है, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पाउंड के चित्रकार। देखिए यहाँ पे क्या आप नोट कर सकते हैं, जो ग्रीन लोटस पाउंड का जो चित्र है हमने बताया भी, उसको बनाने वाले कौन है? उसको बनाने वाले हैं ग्रीन लोटस पाउंड चित्र जो है ए रामचंद्रन ने बनाया था, और ये चित्र जो है 1987 में बना था। यह चित्र जो है कैनवास पर तेल से बना है और इसका जो आप चित्र का 78 इंटू 56 इंच इसका एरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सर्कस के चित्रकार कौन है? तो दिनकर कौशिक, याद रखिएगा नाम, दिनकर कौशिक जो है वो सर्कस के चित्रकार हैं। सर्कस के चित्रकार हैं दिनकर कौशिक, इनका नाम याद रखिएगा। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। बैल का चित्र किसने बनाया था? तो आप याद रखिएगा, बैल का जो चित्र बनाने वाले हैं वो के.एस. कुलकर्णी है। क्या नाम इनका है? के.एस. कुलकर्णी है, जिन्होंने बैल का चित्र बनाया था। आपको बता दें, के.एस. कुलकर्णी ने अपनी अभिव्यक्ति में ऐसे अछूते प्रयोग किए जो पूर्व और पश्चिम की नई प्रणालियों के प्रतिनिधि हैं। टोकरी लिए लड़की उनकी कृत है, बनाया गया उनके द्वारा। टोकरी लेके एक लड़की है। पनघट पर कहानी वक्ता कार्यरत, कबाड़ी, खेत, बैल, इनके चित्र बनाए गए हैं। चित्रों में इनको आप देखेंगे लगेगा कि जीवन की झांकी है। ठीक है, तो प्रख्यात चित्र बैल का चित्र बनाने वाले हैं के.एस. कुलकर्णी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विलाप प्रख्यात चित्रकार कौन है? विलाप का जो है चित्रकारी कौन किया है? तो इनका नाम है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल इज राइट आंसर हो जाएगा। विलाप जो है कि प्रख्यात चित्रकार हैं सतीश गुजराल। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला, चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि, उसमें से कोई नहीं।
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चित्र में दूरदृष्टा लघुता से हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई मोटाई से क्या मतलब, ऊपर नीचे से क्या मतलब। आगे है सौंदर्य क्या है? कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद, रस, निष्पत्ति। तो सौंदर्य जो होता है, रस की अगर आप परिभाषा ही सुने होंगे तो सौंदर्य रस में ही मिलता है, तो रस की निष्पत्ति। भारतीय इतिहासकार में सौंदर्य को मूलतः रस रूप में देखा गया है। भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया है। रस के स्वरूप और उसके मर्म को समझना भारतीय सौंदर्य अंतर्दृष्टि को समझना है। कलाकृति को रसवंतु, प्रेक्षक और समीक्षक को रसिक और रस की अनुभूति के कार्य को रसास्वादन कहा गया है, और रस की अनुभूति ही सौंदर्य की अनुभूति है। इज राइट आंसर। तो सौंदर्य क्या है अगर क्वेश्चन बने तो आप ध्यान दीजिएगा, रस की निष्पत्ति। अगला है अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है। तो अमृता शेरगिल के बारे में हम पूरा आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अमृता शेरगिल का जन्म जो हुआ था वो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, आपको पता ही होगा। जन्म कब हुआ है? 1913 में हुआ था। ठीक है। हाँ, जो इनके पिताजी थे वो क्या थे? वो भारतीय थे, लेकिन माता हंगेरियन थी। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बनी ठनी चित्र संबंधित रखता है कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से, किशनगढ़ शैली से। तो आप ध्यान दीजिएगा, किशनगढ़ शैली से राइट आंसर हो जाएगा। बनी ठनी इज इक्वल पाब्लो पिकासो की मोनालिसा, इसको आप याद रखिएगा। पाब्लो पिकासो की जो मोनालिसा है वो बनी ठनी के कंपैरिजन इक्वल है, समतुल्य है कह सकते हैं। ठीक है। तो बनी ठनी चित्र संबंधित है किशनगढ़ शैली से। आकर्षण विस्फारित नेत्र, आकर्षण विस्फारित नेत्र, आगे निकली हुई इकहरी चिबूक वाली किशनगढ़ शैली की बनी ठनी लियोनार्डो दा विंची की कृति मोनालिसा के समकक्ष है। यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है, जिसे विश्व का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया है। हमने दिखाया भी है चित्र आप लोगों को मोनालिसा का, बनी ठनी का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए मौला राम कौन थे? मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार, नेपाली चित्रकार। तो मौला राम का संबंध आप लगा दीजिएगा पहाड़ी चित्रकाल से है। क्या है समझ लेते हैं पूरा व्याख्या के साथ। 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के मध्य तक गढ़वाल की राजनीतिक व्यवस्था बड़ी खराब थी, सबको पता है, लेकिन उसका सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरातल बड़ी उन्नति अवस्था में रहा। देखिए, व्यवस्था तो खराब थी, लेकिन सांस्कृतिक और कलात्मक अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था उसका। ठीक है, जिसका पूरा अगर हम श्रेय देंगे तो गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार, साहित्यकार और इतिहासकार मोलाराम को देंगे, है ना। उन्होंने इतनी कठिनाई समय में भी उन्होंने अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक से उस चीज का जो स्तर है उसको बरकरार रखा मौलाराम ने। तो क्वेश्चन, मौलाराम कौन थे? पहाड़ी चित्रकार, बहुत पॉपुलर पहाड़ी चित्रकार थे उस समय का। मैं जब स्थिति राजनीतिक व्यवस्था बहुत खराब थी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य बहुत खराब थी राजनीतिक व्यवस्था उस समय, लेकिन केवल आप श्रेय दीजिए किसका? मौलाराम का। उन्होंने इस समय भी अपना जो स्तर है वो बनाए रखा। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या गणेश पाइन हो जाएगा, क्या विकास भट्टाचार्य, एम.एफ. हुसैन या पी.टी. रेड्डी? तो याद रखिएगा, जो मदर टेरेसा सीरीज की जो रचना है वो एम.एफ. हुसैन की, अब्दुल फिदा हुसैन, फिदा हो जाया करते थे। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित है, हम आपके हैं कौन, इसको 67 बार देखा इन्होंने। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, बहुत सारी मूवियां हैं। थ्रू द आइज ऑफ अ आर्टिस्ट 1967 में इसको स्वर्ण पदक मिला था फिल्म को, बर्लिन में। मीनाक्षी इनकी मूवी है, पहला सितारा इनकी मूवी है, गजगामनी इनकी मूवी है, मोहब्बतें में इन्होंने स्वयं काम किया था। इनकी जो कृति है, चूंकि ये महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, पहाड़पुर में पड़ता है, फिर बाद में किशोरावस्था में ये 1915 के आसपास इंदौर मध्य प्रदेश में आ गए। और इनकी जो है कृतियां, जमीन इनकी कृति है, इन्होंने चित्रकारी की है। जमीन, दो स्त्रियों का संवाद बनाया है चित्र, मकड़ी और लैम्प के बीच को बनाया है। घोड़ा इनकी कला बहुत फेमस है, घोड़ा के लिए ये फेमस है हुसैन। ठीक है। और नीली रात, इन्होंने 100 करोड़ का जो है सौदा किया था, किसके साथ? स्वरूप श्रीवास्तव के साथ। ठीक है, और ये बहुत पॉपुलर आदमी है एम.एफ. हुसैन। ठीक है, चलिए, तो मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा एम.एफ. हुसैन की। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ब्रिजेश सिंह, सुरेश सिंह, योगेंद्र नाथ योगी, जय कृष्ण अग्रवाल। तो उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है योगेंद्र नाथ योगी। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ योगी हैं। अगला है मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो याद, मनुष्य जो है अपने भाव को
कला के द्वारा प्रकट करता है। इस किसका कथन है? तो रस्किन का कथन है। महत्वपूर्ण लाइन है, अच्छा स्टेटमेंट है, याद कर लीजिए इसको आप लोग, इसे आप पढ़ सकते हैं। इनका पॉपुलर स्टेटमेंट है रस्किन का। रस्किन क्या बोलते हैं कि कला का कार्य प्रतिकृत करना नहीं, मतलब केवल आप प्रतिकृत मत करिए, कला का कार्य केवल प्रतिकृत करना नहीं, कला का कार्य प्रतिकृत करना नहीं, कला सृष्टि करती है, कला के द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है। पॉपुलर, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग तकनीकी किसके समान है? अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेस्को पेंटिंग किसके तकनीक के समान है? तो अगर आप जयपुरी फ्रेस्को देखेंगे और इटालियन फ्रेस्को की पेंटिंग देखेंगे तो आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि ये इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग है या ये जयपुरी फ्रेस्को पेंटिंग है, दोनों समान है। अगला, अजंता की गुफाएं किस प्रांत में है? तो कई बार हमने बताया है, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के औरंगाबाद। कहाँ पे? औरंगाबाद। कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं, ठीक है। और पहली गुफा में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र मिला है, 16वीं गुफा में मर्दासन राजकुमारी, 17वीं गुफा में भिक्षुक बुद्ध का मिला है। आप एक आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग, एलोरा में कुल कितनी गुफा मिली है? तो हम आपको बता देते हैं, एलोरा में कुल 34 गुफाएं मिली हैं। 34 गुफाएं, जिसमें 17 गुफा जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, 5 जैन से है, 12 बौद्ध से है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कुतुब मीनार को पूरा कराने वाला है उनका नाम इल्तुतमिश है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसकी शुरुआत की थी, नींव डाली थी, एक फ्लोर बनवाया था, लेकिन आगे इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। फिर बाद में बिजली वगैरह चमकी तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको जो है उसको जीर्णोद्धार करवाया था, यानी पुनः उसको बनवाया था। क्योंकि जो कुतुब मीनार अगर आप गए होंगे देखने, काफ़ी ऊंची मीनार है ना, तो बिजली वगैरह चमकी थी तो उस पर टकराई थी, तो ऊपर का जो कुछ फ्लोर था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक बाद में आता है, उसको वो कंप्लीट करवाता है। लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश, ये बिजली गिरने के पहले की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता के किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो याद रखिएगा, गुफा संख्या 1 में। बार बार हम डिस्कशन करते हैं और बताते हैं आपको, अजंता गुफा में आता है। गुफा संख्या 1 में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिलेगा। इस चित्र की तुलना माइकल एंजेलो की कृति से की गई है, जो सिस्टीन चैपल में मिलती है। सिस्टीन चैपल भी दीवार की छत के ऊपर बना हुआ फोटो है, ठीक है, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि सेम वैसा ही ये भी है, तुलना किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, एम एफ हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हमने कई बार बताया है, महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र में आपका पहाड़पुर क्या बोलते थे? पहाड़पुर उस समय बोला करते थे, लेकिन इस टाइम ये सोलापुर में आ गया है, ठीक है। वर्तमान में पहाड़पुर को जो है सोलापुर के नाम से जाना जाता है। तो एम एफ हुसैन जो है महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, पहाड़पुर में, जो वर्तमान में सोलापुर के नाम से प्रसिद्ध है। साथ साथ आपको बता दें कि ये किशोरावस्था में अपने इंदौर आ गए थे, इंदौर एमपी में आ गए थे, ठीक है। और इनका जो परिवार था वो गरीब सुलेमानी बोहरा परिवार में जन्मे थे, ठीक है। आइए, और इनके पिताजी कपड़ा जो मिल होती है वहाँ पे अकाउंटेंट का काम किया करते थे। सूर्य किरणों के रंगों का जो प्रयोग होता है वो आभासी चित्रण के लिए किया जाता है। आभासी चित्रण के लिए सूर्य किरणों के रंगों का जो प्रयोग होता है आभासी चित्रण के लिए किया जाता है। तो आभासी चित्रण इज राइट आंसर। आलेख कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। आलेख कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है, कौन सी कला में किया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त शैली में। आलेख कला का बहुलता से जो प्रयोग हुआ है वो गुप्त शैली में हुआ है। गुप्त शैली के अंतर्गत आने वाली अजंता व बाघ की चित्रकारी में आलेख कला का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है या किया गया है। चूंकि आप अजंता की बात कर लें और बाघ की, ये दोनों सिमिलर है, तो इसमें जो है आलेखन कला का प्रयोग हुआ है। गुप्त शैली में हमको आलेखन कला का सबसे अधिक प्रयोग मिलता है, ठीक है। आलेखन कला का बहुलता गुप्त शैली में है। अजंता और बाघ के बारे में हमने बता ही दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा, बेरुल नाम से हम लोग किस गुफा को जानते हैं? तो याद रखिएगा, एलोरा की गुफा को हम लोग बेरुल गुफा के नाम से जानते हैं। ये भी महाराष्ट्र में है। इसके अंतर्गत 34 गुफा आती है। कितनी? 34 गुफा आती है, जिसमें अगर हम बात करें 17 गुफा हिंदू की है, ठीक है। इसके बाद 5 गुफा जैन की है, और शेष जो 12 गुफा बच रही है वो बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। इसी को हम लोग बेरुल नाम से भी जानते हैं, एलोरा की गुफा को। ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है, औरंगाबाद के आसपास ही है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, कुछ लोग भ्रांति से एलोरा गुफाओं को बेलूर की गुफा कहते हैं। वास्तव में गुफा
से 3 किलोमीटर दूर अगर आप बढ़ेंगे तो बेलूर एक गांव है। कहाँ से? अगर आपको वास्तव में गुफाओं से 3 किलोमीटर दूर बेलूर एक गांव है, जहां 18वीं सदी का बना एक शिव मंदिर है, जिसे अहिल्याबाई नाम की एक धार्मिक स्त्री ने बनवाया था। वहां कोई चित्र या शिल्प संपदा नहीं है। ठीक है, तो बेलूर नाम से जाने जाने वाली गुफा एलोरा की गुफा को भी बोलते हैं। गांव है, गांव का नाम है। लिंगराज मंदिर स्थित है। तो अच्छा क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में पड़ेगा। उड़िया में लिंगराज का मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अगर आप जाएंगे तो आपको ये मंदिर मिलेगा। उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर मंदिरों का नगर है। कई शताब्दी में निर्मित इन मंदिरों का वास्तुशास्त्रीय महत्व है। 1000 वर्ष पुराना लिंगराज मंदिर निर्माण की उड़ीसा शैली सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में से एक है। अगला है चंदेल शासक द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। खजुराहो आप जाइए घूमने के लिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। वहाँ चतुर्भुज यानी भगवान विष्णु का भी मंदिर है, ये खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रोफेसर के एस कुलकर्णी हैं वो जो जुड़े हैं वो संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से जुड़े हैं। वहाँ के शिक्षक रह चुके हैं, वहाँ प्रिंसिपल रह चुके प्रोफेसर के एस कुलकर्णी। ठीक, याद रखिएगा। अगला है सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्व परिपक्व प्रमाणित कितने स्थानों पर नगरों की संज्ञा दी गई है? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। देखिए, अगर बात किया जाए सैंधव सभ्यता में, अगर आप देखेंगे तो 2 कौन कौन से हुए। एक जो हुआ उसका नाम आप लोग जानते हैं हड़प्पा। दूसरा जो हुआ उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो ये 2 नगर आए संज्ञान में। आप लोग जानते हैं हड़प्पा को हम लोग हरियूपिया बोलते हैं और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन में पड़े हैं। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? अच्छा क्वेश्चन, देखिए ना, आगरा की बात हो रही है और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो ये राल्फ रिच फिच इनका है, राल्फ फिच का है। राल्फ फिच क्या बोलते हैं कि आगरा हो और फतेहपुर सीकरी हो, दोनों लंदन से बड़े हैं। ये जो है कथन है और रॉब फिल्च का। अगला क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो स्नानागार से पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये कुषाण काल में हुआ था। मोहनजोदड़ो स्नानागार से पहले पूर्व दिशा में, सॉरी पहले नहीं है, पूर्व दिशा में। आपको पता है दिशा का ज्ञान होगा ही। ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। मान लीजिए मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है उसमें अगर आप पूरब दिशा में, मान लीजिए यहाँ पे है तो पूरब दिशा में बढ़िए में मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूरब दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल इज राइट आंसर। निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो निहाल चंद्र कलाकार हैं वो है राजस्थानी शैली से संबंधित, राजस्थानी शैली से संबंधित है। 18वीं शताब्दी की राजस्थानी चित्रकला निहाल चंद्र और उनके संरक्षक सातवाहन सिंह की सदा ऋणी रहेगी। 18वीं शताब्दी की जो राजस्थानी चित्रकला है निहाल चंद्र और उसके संरक्षक सातवाहन सिंह की सदा ऋणी रहेगी। निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित है? तो राजस्थानी शैली से। लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, लोथल गुजरात में पड़ता है, आपका भारत में आता है। ठीक है, लोथल गुजरात, भाई गुजरात तो भारत के अंतर्गत है। तो लोथल सभ्यता मोहनजोदड़ो के अंतर्गत ही आती है। पुरातत्व विभाग ने मोहनजोदड़ो से लगभग 6000 मील दक्षिण पूर्व से सूरत की समीप लोथल नामक स्थान में 1953 ईस्वी में उत्खनन के पश्चात प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त किए। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक पूर्ण चित्र बना रहे हैं तो उसमें 3 ग्राउंड सतह हो सकती है ना। कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? 3। एक पूर्ण चित्र को बनाने के लिए हमको कम से कम 3 सतह की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? चोल, चालुक्य, गुप्त, गांधार। तो बता दें आपको, जो बादामी की गुफाएं हैं वो चालुक्य से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये बादामी की गुफा है कहाँ पे? बादामी की जो गुफा है कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में जो जिला है वो है बालकोट का जिला।
कौन सा है? बागलकोट, इस जिले में आता है ये बागलकोट। ठीक है। और चूंकि बादाम और किशमिश, आप कहीं पे जाते हैं बादाम खरीदते हैं तो किशमिश भी खरीदते हैं, उससे याद रखिएगा बादामी गुफा की खोज किशमिश यानी स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। और बादामी गुफा टोटल संख्या में 4 गुफा है। बादामी में 4 गुफा आती हैं, गुफा मंदिर है, 4 गुफा मंदिर है। एक जैन से संबंधित है और 3 जो है ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को याद रख लीजिएगा। बादामी गुफा कर्नाटक के बागलकोट जिला में है और इसकी खोज स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। बादामी गुफा में 4 गुफा मंदिर आती हैं, एक गुफा जैन धर्म, 3 गुफा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। बादामी में चित्र बना हुआ है, बिरहणी रमणी का चित्र आप देखेंगे बना हुआ मिलेगा आपको। और ये बादामी गुफा चालुक्य से संबंधित है, कर्नाटक में पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? पूर्व का राफेल, राफेल यान अभी खरीदा गया अपने देश में, भारत में, आपको पता ही होगा। तो बेहजाद इज राइट आंसर। बेहजाद मुगल कालीन चित्रकारों को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। बेहजाद के आगे ईरान के पुराने चित्रकारों को भुला दिया गया है और उसे ईरान का शीर्षस्थ चित्रकार माना गया है। उसे पूर्व का राफेल कहा जाता है बेहजाद को। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया है। जो कुशीनगर के आसपास गोरखपुर के आसपास के लोग होंगे उनको आंसर पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कसया। ठीक है, कुशीनगर का जो आधुनिक नाम हो गया है वो हो गया है कसया। ठीक है, महात्मा बुद्ध को तो वहीं परिनिर्माण मिला था, कुशीनगर में ही मिला था। ठीक है, आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्माण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मिला था। कुशीनगर गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर है। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। महापरिनिर्माण का मतलब होता है जब संत महात्मा लोग अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ये कुशीनगर का ही जो नया नाम है वो क्या है? कसया है। ठीक है, आधुनिक नाम कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या है? कसया। तो आप जान लीजिए कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर है जो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति है और ये मूर्ति में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध को पश्चिम दिशा की तरफ देखते हुए दर्शाया गया है। कुशीनगर में ध्यान करने के लिए मंदिर और संग्रहालय भी है। ठीक है, और आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं, ये उनका चित्र है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बोधि शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सूरजन से, राजा सामंत सिंह से, राजा अनूप सिंह से, राव देवता से। तो बोधि शैली को जो प्रोत्साहन देने वाले थे उनका नाम था राव सूरजन। क्या नाम था? राव सूरजन। देखिए बिंदु चित्रकार जो है वो एस.एच. रजा है, बिंदु अलग है, बूंदी शैली अलग है। बूंदी शैली है तो राव सूरजन है। बूंदी राज्य की स्थापना 1341 में राव देवता ने की थी, किंतु बूंदी चित्रकला का विकास जो का क्रम है वो राव सूरजन 1554 से 85 में से प्रारंभ होता है। अगला है इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखा है। तो इंडिका बहुत पॉपुलर पुस्तक है, मौर्यकालीन पुस्तक है। ठीक है, मौर्यकालीन से संबंधित है। देखिए इंडिका को आपने समझ लिया। और इंडिका नामक पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज का नाम में सुना होगा, मेगास्थनीज ने इसको लिखा है। ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा है और इन्होंने मौर्य काल के बारे में सारी जानकारी दी है इस किताब में। सारनाथ का धमेल स्तूप के निर्माणकर्ता कौन है? तो सारनाथ का जो धमेल स्तूप है उसके निर्माणकर्ता जो हैं वो गुप्त वंश के थे। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो गौतम बुद्ध की धर्मस्थली है सारनाथ का जो महत्वपूर्ण इस स्पॉट है, इस स्पॉट में से एक धमेल स्तूप है। इस स्तूप का जो निर्माण किया था वो सम्राट अशोक ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अगर स्तूप की डिजाइन की बात करें तो मिट्टी और ईंटों के बने स्तूप 43.6 मीटर ऊंचा है और 28 मीटर चौड़ा है। यही स्तूप है आप जो चित्र में देख पा रहे हैं, यही है आपका सारनाथ का धमेल स्तूप। ठीक है, यहीं पे ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पे दिया था और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग कैसा है? तो आपको पता ही होगा, नेवी ब्लू है चक्र का रंग। भाई चक्र जो है 24 तीलियां हैं, 24 घंटे संघर्ष होता रहता है। तो भारतीय झंडे में प्रयुक्त रंग जो है वो नेवी ब्लू है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है लेखनी, कूंची या ब्रश। शैली उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो कला के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे किसका, कलम का पर्याय, मतलब उसी के जैसा, कलम के जैसा क्या कह सकते हैं आप, तो शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैली। जैसा जो रोल कला में कलम का होता है वही सेम टू सेम कला में शैली का भी होता है। पर्याय, पर्यायवाची है ना, सिनोनिम्स कह सकते हैं आप। तो कला में, कला के संदर्भ में शैली यानी कलम का जो पर्याय है वो शैली है। अगला क्वेश्चन, स्तूप प्रतीक है, स्तूप बनाया जाता है, जैसे सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनाए हैं। तो स्तूप का प्रतीक क्या है, कहाँ पे स्तूप बनाया जाएगा, जहां पे किसी महान राजा की समाधि होगी, है ना, वहां पे स्तूप बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। स्तूप का मतलब क्या हुआ, जहां पर साधु महात्मा, जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनकी समाधि स्थल पे स्तूप बना हुआ है। तो जहां पे समाधि स्थल होगी वहीं पे स्तूप बनाया जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। सोमेश्वर द्वारा क्या लिखा गया है, तो याद रखिएगा रसमाला का, रसमाला जो लिखा गया है वो सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, रसमाला। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के चित्रण कार्य किया था। आपको पता ही होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की है, तो उसके अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो काम कौन किया है, तो इनके परम मित्र नंदलाल बोस ने किया है। नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया है नंदलाल बोस ने। आगे, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है, भारत का, ईरान का, चीन का, रोम का। तो चूंकि अशोक स्तंभ कहाँ पे है, भारत में है, तो मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ किस देश का प्रभाव है, तो भारत का है। सम्राट अशोक कहाँ के थे, भारत के थे। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यामिनी राय ने, FN हुसैन ने, रवि वर्मा ने। तो राजा रवि वर्मा का नाम आपको याद ही होगा। यूरोपियन शैली से प्रभावित थे वो, लेकिन वो जो है भारतीय विषयों के चित्रधार माने जाते हैं, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के बारे में आप लोग जानते होंगे। राजा रवि वर्मा कहाँ के रहने वाले थे, केरल के। केरल में गांव का नाम क्या था, तिलिमिन्नूर। ठीक है, क्लियर है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। साथ साथ इनकी एक मूवी थी रंग रसिया, राजा रवि वर्मा की मूवी थी, उसमें इनकी बायोग्राफी है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। ठीक है, चलिए आप इसे, इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है, जल रंग, क्रिस्टल रंग या पेस्टल रंग बोलते हैं, या इसके अलावा एक्रेटिक, एक्रेटिक रंग, तैल रंग। टेम्परा पद्धति में जो टेम्परा तकनीकी होती है उसमें हमेशा एक्रेटिक रंग का प्रयोग होता है। कौन से रंग का, एक्रेटिक रंग का। टेम्परा तकनीकी में एक्रेटिक रंग का प्रयोग होता है। आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। चित्र बनाते समय, जो टेम्परा चित्र बनता है, बनाते समय रंगों में तैल तथा जली दोनों प्रकार के तत्व से युक्त द्रव्य माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। मतलब उसमें जल का भी प्रयोग किया जाएगा और तेल का भी। ठीक है, उससे जो मिक्स बनेगा वही कहलाता है आपका टेम्परा पद्धति का रंग। त्रुटिवश अपारदर्शी पोस्टर रंगों को भी टेम्परा कह दिया जाता है। ये एक्चुअल में सही नहीं है लेकिन लोग कह देते हैं। जो अशुद्ध है, टेम्परा का माध्यम द्रव अवस्था में जल में घुलनशील होता है, किंतु सूखने के पश्चात उसकी सतह पर जल अथवा तैल किसी भी माध्यम में पुनः कार्य किया जा सकता है। तो इसे आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानवतावाद किसकी कुंजी है। कह रहा कुंजी है, आई एम वेरी सॉरी, मानवतावाद किसकी कुंजी है, चाबी। आप बताइए, पुनर्स्थान की, पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदवाद की, यथार्थवाद की, या उत्तर प्रभाववाद की। तो याद रखिएगा जो मानवतावाद है वो स्वच्छंदवाद की चाबी है। मानवतावाद स्वच्छंदवाद की चाबी है या कुंजी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंधक प्रयुक्त किया जाता है, बंधक। तो ध्यान दीजिएगा, जो बंधक होता है वो पेस्टल चित्रण में प्रयोग होता है। बंधक पेस्ट रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा। पेस्टल चित्रण में बंधक प्रयुक्त होता है, किसमें, पेस्टल चित्रण में। बंधक जो होता है पेस्ट रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला है समरांगण सूत्रधार। समरांगण सूत्रधार के लेखक हैं सोमेश्वर, नग्नजीत, भोज या कालिदास।
तो आप इन्हें याद रखिएगा, भोज। सम्रांगण सूत्रधार जो है भोज है, राजा भोज इसके रचयिता है। किसके? सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता राजा भोज है। राजा भोज का जो समय पीरियड है वो 1010 से लेकर 1055 यानी 45 साल। परमार वंश का महान विद्या प्रेमी तथा कलानुरागी शासक था। उसने ज्योतिष, काव्य, रोग, राजनीतिक, धर्म, शिल्प, नाटक आदि से संबंधित लगभग 34 ग्रंथों की रचना की। इसी शासक ने शिल्प शास्त्र पर 2 ग्रंथों सम्रांगण सूत्रधार तथा युक्ति कल्पतरु का निर्माण किया। ठीक है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, तो याद रखिएगा नाट्य शास्त्र के प्रणेता, तो याद होगा आपको भरत मुनि। भरत मुनि इज राइट आंसर। आचार्य भरत मुनि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के नाट्यशास्त्र में निश्चित ही कलाओं के संबंध में पर्याप्त चर्चा की गई है। आगे हम बढ़ते हैं। वर्ण यानी रंग, वर्ण और रंग एक ही होता है, के लिए भारतीय चित्रकला के स्वर्णांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो आप बताइए, वर्ण या रंग के लिए होता है रूप भेदा प्रमाणी भाव लावण्य योजनम। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर आप बताइए सभी लोग। क्या क्वेश्चन नंबर और पढ़ लीजिए। वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला में स्वर्णांग में किस शब्दावली का प्रयोग होगा स्वर्णांग के लिए? तो आपको स्वर्णांग का सूत्र याद ही है। पंडित यशोधर ने क्या कहा है? रूप भेदा प्रमाणी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र स्वर्णकम। तो जो स्वर्णांग सिद्धांत है जयमंगला का, पंडित यशोधर ने आलेख यानी चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। रूप भेद, प्रमाणी भाव, क्या क्या रूप भेद हो गया, प्रमाणी भाव हो गया, लावण्य योजनम, सादृश्य वणिका भंग इति चित्र स्वर्णकम। तो आप बता दीजिए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वणिका भंग इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वणिका भंग के द्वारा ही हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा रंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वर्णिका का अर्थ क्या होता है? वर्णिका का अर्थ है कलात्मक ढंग से नाना रंगों तथा तुलिका का प्रयोग, किस प्रकार के चित्र के लिए किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के साथ कौन सा रंग आना चाहिए, ये सारी समस्याएं वर्णिका भंग के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि वर्ण यानी रंग के लिए भारतीय चित्रकला में जो षडांग का जो सूत्र है उसमें किस शब्दावली में प्रयोग इस चीज का किया गया है? तो वर्णिका भंग इज राइट आंसर। नैन सुख किस शैली का चित्रकार था? नैन सुख, नैन से जो सुख प्राप्त करता हो, तो ये था बसोहली यानी बसौली शैली। आप कह सकते हैं नैन सुख जो था वो बसौली शैली का चित्रकार था। नैन सुख जम्मू के बलवंत सिंह के यहाँ चित्रण कार्य करता था और सन 1763 में जम्मू के राजा बलवंत सिंह की अस्थियों के साथ हरिद्वार आया था और बाद में वह बसोहली के राजा अमृतपाल के यहाँ दरबार में कार्य करने लग गया था। तो ये इसका साक्षात रीता प्रताप की पृष्ठ संख्या 270 पे भी देख सकते हैं। नैनसुख जो है वो बसौली शैली के चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता ही है किसके समय में हो जाएगा, तो हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो जहांगीर इज राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। तो जहांगीर जो है, अब देखिए जहांगीर के टाइम में क्या हुआ कि जहांगीर के समय में एक अन्य दिशा में चित्रकार ने अपना ध्यान मोड़ा, वह था यूरोपियन चित्रों की अनुकृतियां। जहांगीर के दरबार में यूरोपियन व्यापारियों के द्वारा चित्र भी आने लगे थे। बादशाह ने इन चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई और यूरोपियन चित्रों की एक विशाल संग्रह विशनदास ने 1588 में बनाकर तैयार की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। विशनदास ने 1588 में इनकी जो है एक संग्रह बना के तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, किसकी आकृतियां हैं? यक्षिणियों की, राजाओं की, पक्षियों की या पशुओं की? तो याद रखिएगा पशुओं की आकृतियां हैं। किसकी आकृतियां हैं? पशुओं की इस राइट आंसर। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हमने बताया भी था, इस ट्रिक से याद रखिए। भेल, BHEL, बी फॉर बुल, एच फॉर हॉर्स, ई फॉर एलिफेंट, एल फॉर लायन। तो ये जो पशु हैं, जानवर, इनकी जो है अशोक स्तंभ पर आपको आकृतियां मिलेंगी। ठीक है। भेल, BHEL, बी फॉर बुल, एच फॉर हॉर्स, ई फॉर एलिफेंट, एल फॉर लायन। अगला क्वेश्चन आता है, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली? तो आपको पता है गोलकुंडा जो है आपका बीजापुर में पड़ता है और वो संबंधित है साउथ इंडिया से, यानी दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली आप कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, पूरा अच्छा दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए।
ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं गोलकुंडा से संबंधित है। और आप देख लीजिए, ये आपका तेलंगाना में पड़ेगा। ठीक है, गोलकुंडा जो है वो दक्षिण शैली यानी दक्कनी शैली में ये इसका फैलाव है। जो ऐसा बना हुआ है वो उसी प्रकार की शैली में बना हुआ है, दक्कनी शैली में। ठीक है, जो गोलकुंडा है वो तेलंगाना राज्य में है। यह हैदराबाद शहर से करीब 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। गोलकुंडा एक किलाबद्ध गढ़ और खंडहर शहर है। यह कुतुब शाही वंश की राजधानी थी। ठीक है, साथ साथ गोलकुंडा से जुड़ी कुछ बातें आप देख सकते हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण कुतुब शाही वंश ने करवाया था। गोलकुंडा किले का नाम तेलुगु भाषा में गोल्लाकुंडा से लिया गया है, जिसका मतलब है चारवाहे का। गोलकुंडा किले की परिधि 5 किलोमीटर है। गोलकुंडा किले में महल, मस्जिद, कुतुब शाही महल, मकबरा है। गोलकुंडा किला हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा किले में से कोहिनूर नामक डायमंड, होप डायमंड जैसी कई हीरे निकले थे। साल 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गोलकुंडा पर हमला किया था। यूनेस्को ने 2014 में गोलकुंडा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो ये सारी गोलकुंडा से जुड़ी खबरें थी जो मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन कहता है कि सादृश्य का अर्थ है समाविष्ट, सहायता, चित्रांकन या आकृति में समानता। तो आपको नाम से समझ में आ रहा है आकृति में समानता। सादृश्य का मतलब क्या होगा? आकृति में समानता। अगला क्वेश्चन कहते हैं महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है वो अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं। कौन सी हो जाएगा? 16वीं। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है अजंता की किस संख्या की गुफा में है? 16वीं में है। आपको अजंता के बारे में पूरी जानकारी होगी। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल जो है 30 गुफाएं हैं टोटल। ठीक है, अजंता जो आपका है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो पहली गुफा है गुफा संख्या 1 में, उसमें पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का चित्र बना हुआ है। गुफा संख्या 16 में मर्दासन राजकुमारी। गुफा संख्या 16 में ही, जैसा कि हमने बताया अभी, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या में है? तो आपने गृह त्याग की घटना भी 16वीं गुफा में ही है। 17वीं गुफा में भिक्षुक बुद्ध की का चित्र बना हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है रूप चित्र। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? रूप चित्र का निर्माण जो है अकबर ने शुरू करवाया था। किसने करवाया था? अकबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक के काल में कला का पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ता है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के महल में यूरोपीय चित्र लगे थे और उसने फतेहपुर सिकरी में ईसाई विषयों के चित्र बनवाए थे। यह तथ्य सर्वविदित है। इस प्रकार मुगल चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव आना स्वाभाविक ही है। अकबर के दरबार में दो प्रमुख चित्रकार दसवंत व बसावन के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आप जो है अकबर के मुगल शासन के काल में कला का पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये क्लियर हो गया। क्योंकि अकबर के दरबार में दो प्रमुख चित्रकार थे, एक का नाम जैसा कि हमने बताया दसवंत था और एक का नाम बसावन था, के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो कार्यालय है वो आपका राजस्थान के उदयपुर जिला में है। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक का जो केंद्र है वो उदयपुर में है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा गुलेर चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गुलेर चित्रकला का केंद्र गुलेर था। गुलेर जो है हिमाचल प्रदेश के निचले हिमालय में स्थित एक छोटा सा राज्य था। गुलेर चित्रकला को कांगड़ा चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। आप कुछ बातें याद रखिए। गुलेर चित्रकला जो है पहाड़ी चित्रकला का एक प्रकार है। गुलेर चित्रकला का विकास कांगड़ा कला के शुरुआती चरण में हुआ था। गुलेर चित्रकला को कांगड़ा घाटी से जोड़ा जाता है। गुलेर चित्रकला की पेंटिंग देश विदेश के संग्रहालयों में है। गुलेर चित्रकला के कुछ प्रमुख चित्रकारों में नैनसुख, मनकू, नैनसुख का नाम बहुत बार आया हुआ है, नैनसुख हुए, मनकू हुए, खुशाला, फत्तू और गौधू शामिल हैं। गुलेर चित्रकला के विकास में राजा हरिचंद्र, राजा दिलीप सिंह, महाराजा संसार चंद्र जैसे राजाओं का अहम योगदान आता है। गुलेर चित्रकला की पेंटिंग लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, स्विट्जरलैंड के रीबर्ड संग्रहालय, ज्यूरिख और चंडीगढ़ के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में है। तो गुलेर चित्रकला का जो संबंध है वो पहाड़ी चित्रकला से है, हिमाचल प्रदेश से प्रचलित हुई है। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो आप लोग बता दीजिए। किशनगढ़ है, बूंदी है, चांवड़ भी है, लेकिन गुलेर चूंकि पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है, राजस्थानी से कोई मतलब ही नहीं इसका है, तो ये गुलेर हट जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है ना। तो किशनगढ़, बूंदी और चांवड़ ये तीनों जो शैली हैं वो राजस्थानी चित्रकला के अंग हैं, लेकिन गुलेर
हिमाचल प्रदेश की चित्रकला शैली है, पहाड़ी चित्रकला शैली है। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट लेखक की पुस्तक है सर हर्बर्ट रीड। सर हर्बर्ट रीड मीनिंग ऑफ आर्ट की पुस्तक के लेखक हैं। ये जो आप किताब देख पा रहे हैं, द मीनिंग ऑफ आर्ट, ये किताब है, हर्बर्ट रीड ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड। आपको किताब दिख रहा होगा, द मीनिंग ऑफ आर्ट, ये किताब है, इसको लिखा कौन है? हर्बर्ट रीड। तो क्वेश्चन जो पूछा था आपने उत्तर बता दिया और उत्तर लगा दिया होगा। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सर हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, भारत भवन का नाम ले लिया गया है। भारत भवन संग्रहालय आपका है भोपाल में, लेकिन अगर भारत कला भवन बोल दिया जाता तो वाराणसी हो जाता। भारत कला भवन अगर बोल दिया जाए, कला भवन, तो आप लगाएंगे वाराणसी। ठीक है, दोनों में मेजर अंतर है, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। भारत भवन संग्रहालय बोला जाएगा तो भोपाल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए भारत कला भवन तो आप वाराणसी उत्तर लगा दीजिएगा। ठीक है, आपको बता दें प्रसिद्ध वास्तविक जो थे चार्ल्स कुरियर द्वारा इस सांस्कृतिक परिषद का निर्माण किया गया था। जो भारत भवन संग्रहालय है, कौन निर्माण किया था? चार्ल्स कुरियर ने। इसे देश का सांस्कृतिक तीर्थ कहा जाता है। आदिवासी संस्कृति व रंग कर्म के शानदार वैभव का अद्भुत संग्रह भारत भवन भोपाल के सुंदर झील के किनारे बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं, तो जो कला समीक्षक हैं वो A.S. रमन है। ये एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, और ये विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में स्थित मिर्जापुर जो जिला है में 100 से अधिक गुफाएं था शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। तो वास्तुकार हैं सतीश गुजराल, ये वास्तुकार भी हैं। ठीक है, चित्रकार के साथ साथ वास्तुकार भी हैं। बाकी मनु भाई पारिक, केसी एस पनिकार और कृष्ण खन्ना केवल चित्रकार हैं, लेकिन सतीश गुजराल चित्रकार के साथ साथ वास्तुकार भी हैं। भारतीय चित्रकला के शरणांक के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया जा सकता है? तो प्रमाण भाव, लावण्य योजनम। ठीक है, तो प्रमाण, प्रमाण से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, रूप भेदा प्रमाणी भाव लावण्य योजनम, मतलब प्रमाण को आप अनुपात के साथ। भारतीय चित्रकला में शरणांक के अनुपात को, शरणांक का जो अनुपात है, किस शब्द से परिभाषित कर सकते हैं? तो प्रमाण। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपको पता होगा जो शरणांक सिद्धांत है जयमंगला का है। पंडित यशोधर ने आलेख यानी चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, रूप भेदा प्रमाणी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वनिताभंग इत चित्र खणकम। तो प्रमाण को आप अनुपात से परिभाषित कर सकते हैं। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये रस्किन का बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, कला एक अभिव्यक्ति है, रस्किन महोदय ने बोला है। रस्किन के अनुसार क्या कहते हैं? कला का कार्य प्रतिकृति करना नहीं है, कला सृष्टि करती है, कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला में शरणांक के लेखक कौन है? कई बार बताया हमने, पंडित यशोधर। पंडित यशोधर, पंडित यशोधर। जो शरणांक सिद्धांत है जयमंगला का, पंडित यशोधर ने आलेख के 6 अंग बताए हैं, रूप भेदा प्रमाणी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वनिताभंग इत चित्र खणकम। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 122। कहता है पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? तो घनवाद, क्यूबिज्म, घनवाद से संबंधित है। आप ध्यान दीजिएगा, घनवादी कलाकारों में पिकासो आते हैं, पाब्लो पिकासो, ब्राक आते हैं, लेजे आते हैं, वो एक और है वांगरी ने घनवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रीतिवाद क्या है? रीतिवाद जो जुड़ा हुआ है वो बाइजेंटाइन कला से जुड़ा हुआ है। क्षमा चाहते हैं, रीतिवाद क्या है? क्वेश्चन कह रहा है रीतिवाद क्या है? धार्मिक आंदोलन है, कला आंदोलन है, शैक्षणिक आंदोलन है या सांस्कृतिक आंदोलन है? तो रीतिवाद को आपको बता दें हम, ये कला से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? रीतिवाद कला आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, जब शैलीगत विशेषताओं के कृत्रिम दिखावटी अनुसरण के अनुसार किसी कलाकार की अनुकृति के रूप में अस्वाभाविकता दृष्टिगोचर होती है, तब उस कलाकार को निंदात्मक भाव से रीतिवादी कहते हैं। तो रीतिवाद का संबंध है कला आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है मोजाइक कला संबंधित है बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से या शास्त्रीय कला से? तो मोजाइक, जो मोजाइक कला है वो बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु बोलते हैं कला जो है अनुकृति है ना। अरस्तु ने
अरस्तु के अनुसार जो काव्य या कला है का उद्भव मानव प्रकृति की मौलिक प्रवृत्तियों का परिणाम है। मानव में स्वभावतः अनुकरण की शक्ति होती है। अनुकरण की क्रिया से आनंदभूति होती है जो सार्वभौमिक आनंद से कम नहीं है। यानी अरस्तु ने कहा है कला क्या है? अनुकृति है। क्या है? अनुकृति है। तो आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर 2005 फिनिश हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर 2009 का सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।